Good evening, everyone. This is Pooja, and you're watching me on Pavitra Academy YouTube channel. आज हम करने वाले हैं DSSB के PYQs, जो कि है 7/3/2022 का क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आई हूँ शिफ्ट 1 का. ओके, नाउ हम करने वाले हैं 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चंस करेंगे. 15 क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे ग्रामेटिकल से रिलेटेड हैं और 5 क्वेश्चंस होंगे जो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. ओके, नाउ our first question is choose the word that is opposite in meaning to the given word. Okay, so there is a word titular, तो हमें इसका अपोजिट वर्ड बताना है. ठीक है, मतलब एंटोनिम बताना है हमें टिटुलर वर्ड का. सो द मीनिंग ऑफ टिटुलर इज फेक. So the meaning of titular is fake. Obviously the opposite of titular, भगवान तो मेरे भिड़नते जा रहे हैं. So the opposite of titular will be fake, and the meaning of titular is fake and the opposite of titular will be real. Opposite of fake is real. Okay, now let's move to our next question. Our next question is a sentence has been given with the blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. Okay, so हमें यहाँ पे फिलअप्स करेंगे हम. ओके, सो डैश आई गो टू द टॉयलेट प्लीज, ये हमारा रिलेटेड है मोडाल्स का. ये क्वेश्चन है, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. विल, हैव, मे एंड शुड. शुड हमें पता है एडवाइस और सजेशन के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, विल डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है. हैव हम यूज करेंगे नहीं मोडाल्स में. ठीक है, तो मोडाल्स में परमिशन के लिए. ओके, जब हम सीनियर से कोई परमिशन लेते हैं तो हम मे का यूज करते हैं. सो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, may I go to the toilet please. Okay, now here is our next question. A sentence has been given with the blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. The seminar was a dash because the members didn't learn anything. तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है यहाँ पे. दिस सेमिनार वॉज अ डैश. क्या है सेमिनार, डिसकंटेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिससेटिस्फेक्शन है या फिर रिग्रेट है. ठीक है, रिग्रेट हो नहीं सकता, रिग्रेट का मतलब है पछतावा. तो हमें यहाँ पे ये तो कहना नहीं कि द सेमिनार वाज अ रिग्रेट बिकॉज द मेंबर्स डिडंट लर्न एनीथिंग. ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि जो सेमिनार है वो एक डिसअपॉइंटमेंट था, निराशाजनक था सेमिनार. क्यों, क्योंकि जो मेंबर्स थे उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं. ओके, सो आवर आंसर विल बी डिसअपॉइंटमेंट. डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतुष्ट, जब किसी चीज को लेकर हम संतुष्ट नहीं होते हैं. देन डिससेटिस्फेक्शन का मतलब होता है जब हम सेटिस्फाई नहीं हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. 64 नंबर क्वेश्चन है ये. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. Okay, अब ये क्वेश्चन पूछा है idioms and phrases से. सो idiom and phrase है हमारा be on the bread line. be on the bread line का क्या मतलब है, be on the bread line का मतलब है to be very poor. ठीक है, bread line मतलब कि ब्रेड से रिलेटेड है, रोटी से रिलेटेड है. ठीक है, तो मतलब कि उसकी लाइन से रिलेटेड है, जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा गरीब होना. ठीक है, इडियम्स का मतलब आपको पता ही है, इडियम्स मतलब कि मुहावरे. ठीक है, तो इसका होगा टू बी वेरी पुअर. ओके, नाउ 65th क्वेश्चन इज फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर. अब हमें हमारे पास आया है एरर का क्वेश्चन, जिसमें हमें एरर ढूंढना है. देयर आर 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें ढूंढना है कि एरर किस में है. ठीक है, सो दिस साइकिल इज द मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन.
इनमें से कोई एरर है या फिर नो एरर है, हमें ये बताना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में कोई एरर है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, दिस साइकिल इज द, ओके ठीक है, दिस साइकिल हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर में है, वर्ब भी हमने सिंगुलर यूज की है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई एरर है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड वन, मोस्ट यूनिक थिंग, दिस साइकिल इज द मोस्ट यूनिक थिंग। देखिए एरर हमारा सेकंड में ही है, हमें यहीं पर मिल गया, आगे चलने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें कैसे पता चला यहाँ पे एरर है? देखो यूनिक जो थिंग है, मतलब यूनिक जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है ना, और ये एडजेक्टिव हाईएस्ट डिग्री का एडजेक्टिव है, तो हमें इसके साथ में सुपरलेटिव डिग्री जो मोस्ट है इसे हमें यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट विल बी सुपरफ्लुअस इन दिस सेंटेंस। ओके सो हमें यूनिक जो वर्ड है ये खुद ही हाईएस्ट डिग्री का है, हमें यहाँ पे मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सेकंड में एरर है। ठीक है, हमारे ग्रामर में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट डिग्री के हैं, हमें उसके साथ में कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ हैं वर्ड्स, देखिए कौन कौन से हैं। लाइक वी हैव परफेक्ट, देन यूनिवर्स, ओके परफेक्ट है, यूनिवर्स है, देन चीफ वर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो वर्ड हैं ये खुद ही हाईएस्ट डिग्री के हैं, हमें इनके साथ में कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप you got my point. Now there is 66 question. The question below consists of a set of labeled sentences. Out of the 4 options given, select the most logical order of the sentence to form coherent paragraph. देखिए हमें दिया है यहाँ पर PQRS। ठीक है, PQRS करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है, ऑप्शंस हमें देखने होंगे, फिर उससे एलिमिनेट करके वही इजीएस्ट वे है PQRS करने का, इसके अलावा कोई भी इसका वे नहीं है करने का। ठीक है, फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि दस, देयरफॉर, इन अ नटशेल। ओके, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें पता है कि स्टार्टिंग में या फिर मिड में यूज नहीं हो सकते, ये एंडिंग में ही यूज होंगे। ठीक है, तो इन वर्ड्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एंड वाला है। ठीक है ना, एंड वाला ये सेंटेंस होगा, ये जो क्लोज होगा वो एंड में यूज होगा। तो अब चलिए देखते हैं। A breakfast using plant-based bacon substitutes and vegetarian sausage would reduce its carbon footprint by 51%। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं पता चला कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, पहले हमें सारे रीड करने पड़ेंगे। चलो, An average vegetarian sausage has about a quarter of the impact of a standard pork sausage. Okay. This makes it an easy option to significantly reduce the breakfast environmental impact without dramatically affecting flavor. This change alone would reduce the breakfast footprint by 25%. Okay. अब देखो, अब इसमें क्या है कि ये जो दो ऑप्शन हैं, देखिए ये जो दो ऑप्शन हैं Q और R, ये ना तो स्टार्टिंग में यूज हो सकते हैं और ना ही एंडिंग में यूज हो सकते हैं। ठीक है, कैसे नहीं यूज हो सकते, देखो हम इन्हें पढ़ के देखते हैं। एन एवरेज वेजिटेरियन सॉसेज हैज अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड पॉर्क सॉसेज। ठीक है, ये बता रहा है वेजिटेरियन सॉसेज के बारे में जिसमें कि क्वार्टर इम्पैक्ट होता है स्टैंडर्ड पॉर्क सॉसेज का। सॉसेज कोई खाने का मटेरियल होता है। ठीक है, तो उसके बारे में ये बता रहा है कि एवरेज वेजिटेरियन जो सॉसेज है उसमें कितनी मात्रा होती है स्टैंडर्ड पॉर्क की। स्टैंडर्ड पॉर्क मतलब अच्छे पॉर्क सॉसेज की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग या एंडिंग में हम यूज नहीं कर सकते, इन्हें मिड में ही यूज करना पड़ेगा। दिस मेक्स इट एन ईजी ऑप्शन टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ब्रेकफास्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट विदाउट ड्रामेटिकली अफेक्टिंग फ्लेवर। तो ये जो है एक इजी ऑप्शन है टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, ताकि हम इसे रिड्यूस कर सके, कम कर सके द ब्रेकफास्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट
ब्रेकफास्ट का जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, जो हम पर असर पड़ेगा, विदाउट ड्रामेटिकली अफेक्टिंग फ्लेवर, और वो फ्लेवर को भी कोई अफेक्ट नहीं डालेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये तो मिड में ही यूज होंगे, ये हमें उसके बारे में, सॉसेज के बारे में कुछ भी बता नहीं रहा है, स्टार्टिंग नहीं है इसकी, तो ये मिड में यूज होंगे। अब देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन और लास्ट वाले में देखते हैं कि कौन सा आगे पीछे आएगा। A breakfast using plant-based bacon substitutes and vegetarian sausage would reduce its carbon footprint by 51%, ठीक है। तो हमें कुछ लग रहा है कि हाँ ये फर्स्ट में होगा। Now this change alone would reduce the breakfast footprint by 25%, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका फॉर्मेट रहेगा PQRS का, PQRS, so our answer is C1, okay। C option will be correct in this question. Now let's move to the next question. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. अब ये हमारे पास क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, ठीक है। जैसे पहले हमारे पास एरर वाला क्वेश्चन आया था, अब आ रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं। Despite being tried their best, they were not able to reach the goal, ठीक है। मतलब बार बार में अपना ट्राई करने के बाद भी, बेस्ट ट्राई करने के बाद भी वो गोल पर नहीं पहुंच पाए, ठीक है। अब देखिए इसमें कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है हमें, ए ऑप्शन में, बी में, सी में, या फिर डी में। बी में है नो इम्प्रूवमेंट, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट करनी ही नहीं है हमें, बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा देखते हैं। देखो, डिस्पाइट बीइंग ट्राइड देयर बेस्ट, ओके। अब क्या होता है कि बीइंग और ट्राइड कभी भी यूज नहीं होंगे, मतलब बीइंग प्लस बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, डिस्पाइट बीइंग ट्राइंग देयर बेस्ट। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला, डिस्पाइट ट्राइंग देयर बेस्ट विल बी आवर ऑप्शन, ओके। सो बीइंग ट्राइड, बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते, डिस्पाइट के साथ में हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करेंगे हम यहाँ पे। डिस्पाइट ट्राइंग देयर बेस्ट दे वर नॉट एबल टू रीच द गोल, बार बार में प्रयास कर रहे हैं वो, फिर भी अपने गोल पर नहीं पहुंच पाए। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। Now 68 question is, choose the word that can substitute the given sentence. A closed meeting of a group of persons belonging to the same political party, मतलब ये आपको वन वर्ड दिया गया है, इसमें आपको वन वर्ड देखना है कि कौन सा है, ठीक है। A closed meeting, एक closed meeting of a group of persons belonging to the same political party, जो same political party के persons हैं, उनकी क्लोज मीटिंग के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसे कॉकस कहते हैं, क्लिक कहते हैं, ब्रेस कहते हैं, या कॉटरी कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कॉकस, ठीक है। क्लिक हम ब्रेस हम कहते हैं संबंध को, कॉटरी कहते हैं मंडली को, और क्लिक हम बोलते हैं गिरोह को, जैसे चोरों का गिरोह होता है ना, गुंडों का, उसे हम कहते हैं, ठीक है। और कॉकस हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ओके। नाउ 69th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अगेन एरर का क्वेश्चन पूछा गया है DSSB में। The government must invest directly in assorted projects that will crowd in private investment, या फिर नो एरर। चारों ऑप्शंस में से आपको देखकर बताना है कि कौन सा है। देखते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट डायरेक्टली, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एरर है। आगे चलते हैं। इन असॉर्टेड प्रोजेक्ट्स दैट, यहाँ पर भी कोई नहीं है, ठीक है। प्रीपोजिशन का कोई एरर नहीं लग रहा है, इन ठीक लगा हुआ है। असॉर्टेड प्रोजेक्ट्स दैट भी ठीक है। अब देखो थर्ड वाले में, विल क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पहले तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि ये कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। मुझे क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द असॉर्टेड प्रोजेक्ट्स दैट,
ठीक है। तो पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यही रहता है ना हमारा। जब हम पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या रहता है, विल और शेल प्लस बी, बी यूज करते हैं ना हम, बी की फॉर्म्स यूज करते हैं जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो, और फ्यूचर में क्या करते हैं हम, एक्टिव से पैसिव बनाते हुए बी को यूज करते हैं, और फिर थर्ड फॉर्म तो एक्टिव से पैसिव में हर पैसिव में ही थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो थर्ड फॉर्म तो सभी में यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा इसका फॉर्मेशन, विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, विल बी क्राउडेड, यहाँ पे हो जाएगा क्राउडेड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ओके, सो आवर एरर इज इन द ए पार्ट, इज इट, ठीक है, थर्ड पार्ट में है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है और एक्टिव वॉइस में बनाया हुआ था, इसीलिए हमें इसे पैसिव में चेंज करने के लिए विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म का ही फॉर्मेट हमें लगाना पड़ेगा इसमें। ओके, नाउ 70th नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ओके, सब्सटीट्यूट बताना है आपको, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट है। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है इसमें। इफ ही हैज बिगिन अर्लियर ही माइट हैड सक्सीड इन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं है ये, इम्प्रूवमेंट वाला ही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सो इफ क्लोज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका फॉर्मेट क्या रहता है, देखो जब भी इफ क्लोज का आपको क्वेश्चन मिले तो आपको उसका फॉर्मेट हमेशा देखना है कि ठीक से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, वही यहाँ पर एरर है। तो देखिए, फर्स्ट इफ विल बी यूज्ड, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में हमें इफ वाले जो क्लोज है इफ वाला, उसमें हमें हैड यूज करना है, ठीक है, हैड के बाद में हमें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। ओके, और यहाँ पे हमें कौन सी वर्ब दी है, सेकेंड फॉर्म दी है, बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इफ ही हैड बिगन अर्लियर, अगर उसने पहले ये काम शुरू किया होता, ठीक है, ही माइट हैड सक्सीड। अब देखो फॉर्मेट बता रही हूं मैं इफ क्लोज वाला, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरे क्लोज में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कोई भी आपका मोडाल। ओके, मोडाल के बाद में आपको क्या करना है, हैव का यूज करना है, ठीक है, हमें यूज करना है हैव का, हैड का नहीं, हैड हमें फर्स्ट क्लोज में ही यूज करना है, इफ क्लोज में हमें हैड का यूज करना है, और जो सेकंड क्लोज होगा उसमें हमें यूज करना है हमेशा हैव का, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। सो इफ ही हैड बिगन अर्लियर, he might have succeeded in finishing the project before deadline. So our option will be had begun earlier, he might have succeeded. So our answer will be C1. C option is right in this question. Now 71 number question, in the given question 4 words are given out of which one word is correctly spelled। एक क्वेश्चन DSSB ने मिसस्पेल्ड वर्ड्स का भी दिया है, सो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ये हो नहीं सकता, इनका कोई आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है, ना कोई इसका रूल है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड जो है वो सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। सो वर्ड दिया है एग्जैजरेट, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बी ऑप्शन, तो सी भी बिल्कुल ही गलत है, डी भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ए वाला एग्जैजरेट, ठीक है, एग्जैजरेट, दिस इज द राइट ऑप्शन। आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। नाउ रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, अगेन PQRS, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज PQRS, अगेन 2 क्वेश्चन आ चुके हैं PQRS के। द इंफॉर्मेशन ग्लीन्ड, ओके,
both the movement and the musculature of living animal species help scientists model how non-avian dinosaurs may have moved from fossil bones along with observations of. ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें भी देखो लास्ट में ऑफ दिया है, इसमें भी ऑफ दिया है, ठीक है, तो ये तो हम एंड में यूज कर ही नहीं सकते दोनों के दोनों सेंटेंस को, तो वही है PQRS में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके तभी इसका आंसर मिलेगा आपको PQRS का, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए, अब ये देखो कि कहाँ से होगा, किस तरीके से हमें ये करना है। अब देखो बोथ दिया हुआ है, स्टार्टिंग इससे नहीं हो सकती हमारी, ठीक है, लिविंग एनिमल हो सकता है, ठीक है, हाउ नॉन एवियन यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चाहिए हमें PQRS में सबसे पहला जो सेंटेंस रहेगा या फिर क्लोज रहेगा उसके लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो सकता है, देखो मुझे डी वाले ऑप्शन में या फिर एस वाले जो PQRS है उसमें लग रहा है कि हाँ यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट मुझे मिल गया है, फ्रॉम फॉसिल बोन्स अलोंग विद ऑब्जर्वेशंस ऑफ, फॉसिल्स बोन्स के साथ में जो ऑब्जर्वेशंस हैं, किसकी ऑब्जर्वेशंस ऑफ, बोथ द मूवमेंट एंड मस्क्यूलेचर ऑफ लिविंग एनिमल स्पीसीज हेल्प साइंटिस्ट मॉडल हाउ नॉन एवियन डायनासोर्स मे हैव मूव्ड। देखो हाउ दिया हुआ है तो ये क्या है आपका बीच में ही यूज होगा, ठीक है, स्टार्टिंग तो हाउ से हो ही नहीं सकती, ऊपर से ये क्वेश्चन वाला है भी नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम हाउ से स्टार्ट कर सकते हैं, पर अब यहाँ पे हाउ क्या है, हमें एक रिलेटिव क्लोज के जैसे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम करें तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी, ठीक है, डी ऑप्शन में सबसे पहले हम एस लेंगे, उसके बाद में पी, उसके बाद में क्यू, देन लास्ट में आर, ठीक है। Now in the given question 4 words are given out of which one word is correctly spelled. Again दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका मिसस्पेल्ड वर्ड्स का, ठीक है। तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया है रिदम, रिदम वर्ड दिया गया है, आप देखो रिदम की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है, रीदम, ये तो दम दे दिया इन्होंने, ऑप्शन गलत है, ये दिम दे दिया ये भी गलत है, ये दाइम दे दिया ये भी गलत है, करेक्ट ऑप्शन इज D1, री-दम, okay, rhythm is our answer. Now choose the word that means the same as the given word. आपको सेम ढूंढना है, सेम मतलब सिमिलर, सिमिलर मतलब सिनोनिम, ठीक है। सो हमें दिया गया है बैशफुल, बैशफुल का क्या मतलब है, ठीक है। अब बैशफुल का मतलब एक्सप्रेसिव तो नहीं है, ठीक है, एक्सप्रेसिव मतलब जो अपनी बातों को एक्सप्रेस करे, बैशफुल पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, गैरुलस होता है बातूनी, नहीं ये भी गलत है, कोवार्ड कायर, इसका सही मीनिंग रहेगा शाय, बैशफुल का सिनोनिम होता है शाय, बैशफुल का मतलब है शाय मतलब शर्मीला, ठीक है। Now in the following question out of the given 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom and phrase. idiom and phrase का क्वेश्चन है to cut the Gordian knot, ठीक है, काटना, नोट, नोट मतलब गांठ, ठीक है, गांठ को काटना, तो इसका ऑप्शन टू मैरी, ये तो कट की बात कर रहे हैं, मैरी में काटते तो नहीं है, बांधते हैं, ठीक है, टू अवॉइड समबडी, चलो हो सकता है, टू सॉल्व द डिफिकल्टी, ये भी बेटर लग रहा है मुझे उससे, टू रिन्यू अ रिलेशन, नो इट इज टॉकिंग अबाउट कट, कटिंग, ओके, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं और डी भी नहीं। अब बात आती है बी की या फिर सी की, टू अवॉइड समबडी, अवॉइड करने में नोट का तो कोई मुझे रिलेशन लग नहीं रहा, तो आंसर रहेगा हमारा सी वाला, टू सॉल्व द डिफिकल्टी, ठीक है, नोट को खोलना, जैसे शादी में होता है ना, गांठ खोलते हैं दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की, ठीक है, तो नोट को खोलना क्या होता है, डिफिकल्टी को सॉल्व करना, परेशानी को सॉल्व करना, वैसे भी इजी है ये तो।
ओके, नाउ नेक्स्ट। अब हमारे 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने ईडियम एंड फ्रेज किए हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड्स किए हैं, ठीक है, एरर्स किए हैं, इम्प्रूवमेंट वाले वर्ड्स किए हैं। अब हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक क्या रहती है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। क्वेश्चंस को देखने के बाद फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है, ठीक है। पैसेज वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहते हैं, आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है, जो रीजनिंग है एक तरीके की। तो पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर थोड़ा टाइम नहीं लगेगा पैसेज को ढूंढने में, है ना। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ होग इज डेलिबरेटली लेफ्ट विद होल्स, ठीक है। अब देखो हमें नहीं पता होग कौन है, पर इतना तो पता चल गया कि कैपिटल है लेटर एच का, होग का, तो किसी पर्सन की ही बात हो रही है, ठीक है। अगर स्मॉल लेटर होता तो हम समझते कि शायद कोई थिंग है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, होग कोई पर्सन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ होग, होग के वर्क्स इनमें से इज डेलिबरेटली लेफ्ट विद होल्स, होल्स के साथ में, मतलब कि पेंडिंग किसे छोड़ा गया है, कौन से वर्क को उसने पेंडिंग छोड़ा है, ठीक है। तो अब कौन से हैं, उसने दिया है प्राइवेट मेमोर्स एंड कन्फेशंस ऑफ अ जस्टिफाइड सिनर, द पोएटिक मिरर, मिमिकिंग मेडलीज, द लिविंग बार्ड्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो हमें क्या लग रहा है कि किसी वर्क के नाम है, ठीक है। कोई होग ने कोई वर्क्स लिखे हैं, है ना, कुछ पोइट्री है, कोई नोवेल है, कुछ भी है, उसने कुछ वर्क्स लिखे हैं, ये उन्हीं के नाम है। तो अब हमें पता चल गया कि हमें कोई वर्क ढूंढना है जो होल्स से रिलेटेड है ना। होग इज डेलिबरेटली लेफ्ट विद होल्स, ये पता चल गया, हमें कुछ कुछ माइंड में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट वाज कॉम्प्लिकेटेड टू कमेमोरेट होग्स 25th बर्थडे, ठीक है। क्यों है ये कॉम्प्लिकेटेड, क्यों मुश्किल है कोमेमोरेट करना होग का 250th बर्थडे, 25th नहीं 250th बर्थडे कोमेमोरेट। अब बात आती कोमेमोरेट का क्या मतलब है, बस इतना समझ लो कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ। सपोज आपको कोमेमोरेट का मतलब नहीं पता, ठीक है, वैसे कोमेमोरेट का मतलब होता है एनिवर्सरी, सेलिब्रेट करना, ठीक है। तो सेलिब्रेट करना क्यों कॉम्प्लिकेटेड था होग की, जो 250वीं जो बर्थडे है, एनिवर्सरी है उसकी, उसको सेलिब्रेट करना क्यों कॉम्प्लिकेटेड था। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, होग बैप्टिज्म टुक प्लेस इन 1770 बट ही बिलीव्ड ही वाज बोर्न इन 1772. Hogg never shared details of regarding his birthday in the past. Most of the work of Hogg is unknown, so there is an ambiguity. After he was blamed to practice plagiarism, nobody remembered him. ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन होगा, पैसेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। Now, which of the following profession does not define James Hogg? मतलब जेम्स हॉग इनमें से क्या नहीं है, नॉवलिस्ट नहीं है, सॉन्ग राइटर नहीं है, पैरोडिस्ट नहीं है, डायरेक्टर नहीं है। तो हमें पैसेज पढ़ते हुए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने कौन कौन से काम किए हैं, वो नॉवलिस्ट था, डायरेक्टर था या नहीं था। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्ब्रेस, ठीक है। एम्ब्रेस का सिनोनिम हमें बताना है, जो हमारी वोकैबुलरी पे ही डिपेंड करेगा। इसका पैसेज से मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है, और ढूंढने की कोशिश भी मत करना, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, ठीक है। तो एम्ब्रेस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब किसी चीज को एम्ब्रेस करना, मतलब कि क्या कहूँ मैं, रैप करना, ठीक है, किसी चीज को लपेटना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जो रैप के जैसा है, तो वो क्या है, एम्बेरस तो बिल्कुल ही अलग वर्ड हो गया, किसी को एम्बेरस करना, नीचा दिखाना, है ना, ये तो बिल्कुल अलग वर्ड है। अनकवर करना, वो तो कह रहे ढकने की, पर यहाँ पे तो अनकवर है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। परसुएड करना, किसी को समझाना किसी चीज के लिए, है ना, फोर्स करना, तो एनरैप ही हमारा सही मीनिंग है। ये तो क्वेश्चन हमने यही सोल्व कर लिया बिना पैसेज के। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट जेम्स हॉग, जेम्स हॉग के बारे में कौन सी इनकरेक्ट है। ही रोट विद इक्वल स्किल इन स्कॉट्स एंड इंग्लिश, he lacked formal education, he was labeled as Attic Shepherd, fact matter to him more than fiction. हमें
क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखना इनकरेक्ट वाला ऑप्शन। चलो अब हम पैसेज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। हाँ, जेम्स होग है कोई पर्सन, डिफाइड कैटेगराइजेशन, मतलब वो कैटेगराइजेशन को मानता नहीं है, डिफाइड का मतलब नहीं मानना, वो वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन का मतलब है वर्गीकरण को वो बिल्कुल नहीं मानता। अब प्रोलिफिक पोइट है, वो सॉन्ग राइटर है, प्लेरिट है, नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, पैरोडिस्ट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास आया था ना कि वो क्या है, तो वो देखो सॉन्ग राइटर भी है, नॉवलिस्ट भी है ना। उस क्वेश्चन को हम देख ही लेते हैं, ये रहा, है ना। नॉवलिस्ट है, सॉन्ग राइटर भी है, पैरोडिस्ट भी है, पर डायरेक्टर नहीं है। एक और क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। हाँ ठीक है, पैरोडिस्ट भी है। देखो, ही रोट विद इक्वल स्किल इन स्कॉट्स एंड इंग्लिश, आया था ना एक इनकरेक्ट वाले में कि ही रोट विद इक्वल स्किल इन स्कॉट्स एंड इंग्लिश, तो ये तो ठीक है, ध्यान रखना, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, ही रोट विद इक्वल स्किल इन स्कॉट्स एंड इंग्लिश। नाउ लेबल्ड एज एट्रिक शेफर्ड, ये भी आया था इनकरेक्ट वाले में, तो ये भी सही है, हाँ वो था। ठीक है, लेबल उसे किया गया था एट्रिक शेफर्ड के जैसे, कि वो एट्रिक शेफर्ड के जैसा है। द फॉर्मर बोर्डर्स फार्म हैंड हुज लाइफ spent the 80th and 19th century befriended many of the great writers of his day included Walter Scott, John Galt and Alan Cunningham। ठीक है, तो ये जो हमारा जेम्स होग है, ये क्या है, एट्रिक शेफर्ड है कोई, जो कि फार्म हैंड है, फॉर्मर फार्म हैंड है, मतलब कोई किसान है, खेती करने वाला है, जिसकी लाइफ है 18th और 19th सेंचुरी से रिलेटेड, और ये जो जेम्स होग है ये बी फ्रेंडेड है, किसका फ्रेंड है, मैनी ऑफ ग्रेट राइटर्स, कौन कौन से राइटर्स हैं, वॉल्टर स्कॉट, जॉन गॉल्ट और एलन कनिंगम। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ने का हमें ये तो पता चल गया कि अब इस पैरा में से कोई भी आंसर नहीं मिलेगा हमें। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इवन दो he was celebrated off and on his own lifetime, even though मतलब हालांकि उसने सेलिब्रेट किया है हमेशा, मतलब अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करता रहता है, मतलब उसकी लाइफ के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता है वैसे तो, ठीक है, बट सम डिटेल्स ऑफ द ऑथर्स लाइफ रिमेन अनक्लियर, पर फिर भी उसकी लाइफ के कुछ डिटेल हैं जो अनक्लियर हैं, और वो क्या डिटेल हैं देखिए। रिकॉर्ड्स प्लेस हिज बैप्टिज्म ऑन December 9, 1770। ठीक है, रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि उनका जन्म हुआ है December 9, 1770 में। बैप्टिज्म मतलब कि जन्म के टाइम पे जो भी इनमें रिचुअल्स होते हैं क्रिश्चियंस में ना, उसको बैप्टिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताया जाता है कि वो उनका जो जन्म है वो December 9, 1770 में हुआ है, बट होग लॉन्ग जो है बिलीव्ड ही वाज बोर्न इन 1772 ऑन January 25। ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, वो क्या बिलीव करते हैं कि उनका जन्म हुआ है 1772 में ऑन January 25। क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये तो नहीं था, हाँ। तो व्हाई इट वाज कॉम्प्लिकेटेड टू कमेमोरेट होग्स 250th बर्थडे, क्यों था ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कमेमोरेट करना होग के लिए। According to records, Hogg baptism took place in 1770, but he believed he was born in 1772, so answer will be A option। एक और क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, फिर से पैसेज में चलते हैं। हाँ, this complicates attempts to commemorate his 250th birthday unless we embrace his fantastical world view. Fiction mattered to him more than fact, है ना। ये भी था इनकरेक्ट वाले में कि फिक्शन मैटर टू हिम मोर देन फैक्ट। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, ये है ना, ठीक है। सो ये आई थी लाइन, ही रोट विद इक्वल स्किल इन स्कॉट्स एंड इंग्लिश, हाँ आई थी, इनकरेक्ट बताना है पर ये ठीक है। ही लैक्ड फॉर्मल एजुकेशन, ये भी है। ही वॉज लेबल्ड एज एट्रिक शेफर्ड, हाँ उन्हें लेबल किया गया था एज एट्रिक शेफर्ड, किया गया था ना, हाँ। सो अब ये ऑप्शन क्या कह रहा है, फैक्ट मैटर टू हिम मोर देन फिक्शन, पर अभी जो हमने लाइन पढ़ी उसमें क्या ऑप्शन दिया है कि फिक्शन मैटर टू हिम मोर देन फैक्ट, तो ये है हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
Now, besides Hogg's sesquicentennial will inevitably be overshadowed by Scott's own such celebration on August 15, 2021. हालांकि क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है इसका, पर फिर भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा होग की जो ये एनिवर्सरी है, ये जो अजीब सा वर्ड हमें दिया हुआ है, इसका मतलब है एनिवर्सरी, ठीक है, शुक्र है इसका मीनिंग नहीं पूछा। विल इनएविटेबली बी ओवरशैडोड, मतलब स्कॉट ने अपना जो सेलिब्रेशन किया था एनिवर्सरी का 2021 में, उसको उसने फीका कर दिया है जॉन होग के सेलिब्रेशन को। कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से, ठीक है। सो डिस्पाइट लैकिंग इन फॉर्मल एजुकेशन, होग नेवर लैक्ड इन कॉन्फिडेंस। हालांकि फॉर्मल एजुकेशन में लैक था, इनकरेक्ट वाले में ये ऑप्शन भी था, ठीक है, तो होग कॉन्फिडेंस में कभी कमी नहीं आई होग के। The Poetic Mirror or the Living Bards of Britain purports to be collection of the leading poets of the age, ठीक है, ये उसके वर्क्स हैं, Poetic Mirror, Living Bards of Britain, but actually Hogg the editor fabricated the works under the guise of big name writers, मतलब उसने अपने जो वर्क लिखे हैं वो बिग नेम राइटर्स में उसका नाम आता है, ठीक है, बड़े जाने माने में वॉल्टर स्कॉट का नाम आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जाने माने तो नाम आएगा ही उसका, ठीक है। अच्छा, फिर देर आर मूडी रोमांसेस आफ्टर बायरन, मिस्टिकल म्यूजिंग्स, है ना, इन द स्टाइल ऑफ कॉलरिज एंड पॉन्डरस पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। देखो बड़े बड़े तो नाम आ ही गए यहाँ पे। मूडी रोमांसेस जो बायरन ने लिखे हैं, मिस्टिकल वर्क्स जो कॉलरिज ने लिखी हैं, पॉन्डरस पोएम्स जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं, इनके साथ में उसका नाम आता है जॉन हॉग का। असाइड फ्रॉम मिमिकिंग मेडलीज, हॉग्स ओन बॉडी ऑफ वर्क इज मेड अप ऑफ माउंटेन्स ऑफ बिट्स एंड पीसेस एंड मस्ट बी एंजॉयड ऑन दोज टर्म्स। देखो ये लाइंस हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, क्वेश्चंस में आई ही नहीं है, ठीक है, पर फिर भी हम रीड कर रहे हैं कि मतलब मिमिकिंग करने के अलावा, नकल करने के अलावा हॉग के जो वर्क्स हैं वो किसके बनाए हैं, माउंटेन्स ऑफ बिट्स एंड पीसेस एंड मस्ट बी एंजॉयड ऑन दोज टर्म्स, मतलब कि इस तरीके का कंटेंट भी है उसके वर्क्स में और काफी एंजॉय भी किया गया है, ठीक है। Seeking conclusion or definitive statements will only frustrate, वो कह रहे हैं कि कंक्लूजन पे जाना या फिर किसी स्टेटमेंट पे जाना सिर्फ फ्रस्ट्रेट करेगा, परेशान ही करेगा। टेल्स कैन ड्रिफ्ट ऑफ इनटू फ्रेगमेंट्स ऑफ पोइट्री बोथ फैमिलियर एंड न्यू, ठीक है, और उसकी जो टेल्स है, जो कहानियां हैं वो फ्रेगमेंट्स में है, फ्रेगमेंट्स मतलब पार्ट्स में है पोइट्री की, जो फेमिलियर भी हैं और कुछ न्यू भी हैं। विद इन स्टोरीज ही फ्लिप्स पर्सपेक्टिव्स विद लिटिल वार्निंग, और उसकी जो स्टोरीज हैं उनमें कुछ उसने वार्निंग्स भी दी हैं, कुछ यूज किया है। प्रेजेंटेड अ फाउंड डॉक्यूमेंट हॉग्स बेस्ट वर्क द प्राइवेट मेमोइर्स एंड कन्फेशंस ऑफ अ जस्टिफाइड सिनर। देखो उसका बेस्ट वर्क पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला है हमें लास्ट में, ठीक है, द प्राइवेट मेमोइर्स एंड कन्फेशंस ऑफ अ जस्टिफाइड सिनर। देखो क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ हॉग इज डेलिबरेटली लेफ्ट विद होल्स, ठीक है, तो ये वर्क है हमारा ये वाला, द प्राइवेट मेमोइर्स एंड कन्फेशंस ऑफ, ये रहा, देखो डेलिबरेटली लेफ्ट विद होल्स, ऐसे का ऐसे हमें मिल गया है ना। चलो, डार्क ह्यूमरस, वायलेंट, स्वीट, लाइट, वियर्ड, वाइल्ड, सेलिब्रेटरी एंड क्रूअल, द बुक हैज मैनी टोन्स। बुक में काफी रंग दिखाए हैं हॉग ने, काफी कुछ टोन्स मिलती हैं हमें इसके वर्क्स में, डार्क भी मिलती हैं, ह्यूमरस भी मिलती हैं, वायलेंट मिलती हैं, स्वीट, लाइट, वियर्ड, वाइल्ड, मतलब सब मिलते हैं। इट इज नॉट इनफ टू कॉल हॉग एन एक्सपेरिमेंटल राइटर अहेड ऑफ हिज लाइफ टाइम और अ जॉनरा होपर हु चैलेंज द कन्वेंशंस ऑफ हिज डे। मतलब ये इनफ नहीं होगा अगर हम कोल को सिर्फ एक्सपेरिमेंटल कहेंगे, बल्कि वो उससे भी कहीं आगे हैं, अहेड, ठीक है, जिसने चैलेंज किया है जोनरा होपर को। जोनरा मतलब उनके टाइम पे जो चल रहा था, जो ये कहूँ कि जो जोनरा चल रहा था, जिस तरीके का फैशन चल रहा था कि किस तरीके के वर्क लिखे जा रहे थे, उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया और छलांग लगा दी। होपर मतलब छलांग लगाना। हु चैलेंज, जिन्होंने कन्वेंशंस को चैलेंज किया, मतलब उस टाइम पे जिस तरीके की वर्क्स लिखने का जो रिवाज था उसको उन्होंने सरपास कर दिया। एंड ही वॉज मच मोर देन अ बोर्न स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर से वो कुछ बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के। तो पैसेज करने से पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को एक बार देखना है, फिर पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें
कुछ इजी लगेगा पैसेज, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आएंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। ओके, सो गुड बाय एवरीवन। ओके, गुड बाय एंड कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के साथ, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल। बाय।